हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 17 तक किया था। आज हम सेक्शन 18 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 18 बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन की। मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है और ये बताता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो इसमें 3 सबसेक्शंस हैं और ये तीनों अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट सबसेक्शन कहता है द पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। इसमें बात करता है अनवारंटेड स्टेटमेंट की। अनवारंटेड स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई भी पर्सन कोई एक स्टेटमेंट पास कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन वो ये बिलीव करके वो स्टेटमेंट पास करता है कि वो स्टेटमेंट सच है, ट्रू है। ठीक है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी अगर वो ये समझकर कोई भी स्टेटमेंट पास कर रहा है कि वो सच है लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं है या उसे नहीं पता कि वो सच है या झूठ, तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। सेकंड है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। सेकंड के अंदर आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रीजुडिस or to the prejudice of anyone claiming under him। इसके अंदर बात करता है कि no intention to deceive। फर्स्ट थिंग है without an intent to deceive, ये no intention to deceive। और सेकंड एलिमेंट है इसके अंदर gain of unfair advantage, gain an advantage जो कि unfair है। इसके अंदर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी डॉक्टर ने पेशेंट को कहा कि आपका ऑपरेशन बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में वो ऑपरेशन 99% सक्सेसफुल था और 1% अनसक्सेसफुल था। 1% उसके अंदर कोई रिस्क था, लेकिन वो डॉक्टर उस रिस्क के बारे में उस पेशेंट को नहीं बताता उसको, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है। उसने वो 1% रिस्क के लिए उसको नहीं बताया, तो वो क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसने एक रॉन्गफुल गेन अर्न करने के लिए एडवांटेज उठाने के लिए अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया है। थर्ड है causing however innocent a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is the subject of the agreement। mistake as to the substance मतलब जिस चीज में आप डील कर रहे हो, इसका मतलब है कि जिस चीज में आप डील कर रहे हो उस चीज के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट पास कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो उस चीज से रिलेटेड कोई, तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 वॉइडेबिलिटी ऑफ की बात करता है कि जो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के एलिमेंट के बिना किए गए हैं वो वॉइडेबल होंगे। वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट, जहां पर फ्री कंसेंट का एलिमेंट ना होगा वहां पर एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वॉइडेबल। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कोज्ड बाय कोर्जियन, जहां पर कंसेंट किसी पर्सन की कंसेंट को कोर्जियन के द्वारा इफेक्टेड किया गया हो, फ्रॉड के द्वारा इफेक्टेड किया गया हो या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इफेक्टेड किया गया हो, वहां पर जो एग्रीमेंट होंगे द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वो वॉइडेबल होंगे। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कोज्ड, जिसकी कंसेंट को कोज किया गया है। मान लो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए ने कोई फ्रॉड बी के साथ किया है या मिस रिप्रेजेंटेशन बी के साथ हुआ है, तो इसके पार्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है सेकंड, ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज सो कोज्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में इफ ही थिंक्स फिट insisted that the contract shall be performed and that he shall be put in a position in which he would have been if the representation had been true। इसके अंदर क्या कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कोज किया गया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उसको ये पता होते हुए भी कि कहां जहां मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है। मान लो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने बी को कोई बात मिस रिप्रेजेंटेशन की किसी बात की, और बी वो कॉन्ट्रैक्ट में तब भी शामिल होने के लिए हाँ कर देता है, तो वहां पर वॉइडेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। एक्सेप्शंस हैं, इफ सच कॉन्ट्रैक्ट वाज कोज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर
वो कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से कोज की गई है या साइलेंस से कोज की गई है, फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, और फ्रॉडुलेंट भी है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, लेकिन वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा अगर ओपोजिट पार्टनर ने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जहां पर कंसेंट किसी की कोज की जा रही है, उसके पास सफिशिएंट मींस थे, उसके पास सफिशिएंट टाइम था कि वो सच को जान सकता था उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन ऑर्डिनरी डिलीजेंस, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। मान लो कि आप कोई घर खरीदने जा रहे हो और आपके पास सफिशिएंट टाइम है उस घर के बारे में इंक्वायरी करने का कि ये कितने स्क्वायर गज का है या कितने स्क्वायर यार्ड्स का है, कौन पर्सन इसका ओनर है, आपके पास इसकी सफिशिएंट जानकारी प्राप्त करने के लिए टाइम है, लेकिन आप वो जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, तो आपकी जो कंसेंट है वो आपकी जो कंसेंट है मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से कोज नहीं होगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम था उस चीज के बारे में पता लगाने के लिए। एक्सप्लेनेशन सेकंड में बात करता है, ए फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कोज द कंसेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पार्टी ऑन whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। लेकिन इसमें कहता है कि कोई भी पार्टी अगर दूसरी पार्टी के साथ कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी दूसरी पार्टी को, लेकिन उस फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से दूसरी पार्टी को कोई लॉस सफर नहीं हुआ या कुछ लॉस नहीं हुआ, उसको कोई मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा उस अपोजिट पार्टी को, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 19A की। सेक्शन 19A में बात करता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के एलिमेंट से कोज है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। When the consent to an agreement is caused by undue influence, जहां पर किसी एग्रीमेंट में पार्टी की कंसेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोज किया गया है, तो एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कोज। तो जिस पार्टी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोज की गई है, वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकती है। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो कंप्लीटली सेट असाइड करवाया जा सकता है। अगर कंप्लीटली ना करवाना चाह रही हो कोई पार्टी, तो उस पार्ट तक जहां तक उसको लॉस सफर हो रहा है, उस पार्ट तक उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, उस पार्ट को अवॉइड किया जा सकता है। अब सेक्शन 20 में बात करता है एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। जहां पर दोनों पार्टीज, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्टिंग है, वो दोनों पार्टीज मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड कोई मिस्टेक कर देती हैं, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू दैन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। जहां पर आपने कोई गलती करी मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड, जो कि असेंशियल पार्ट था किसी एग्रीमेंट के लिए, तो वहां पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है कि ए और बी ने एक कार्गो शिप से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो कार्गो शिप में मेरा माल आ रहा है मैं आपको बेच दूंगा, जो कि इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा था। लेकिन कार्गो शिप बॉम्बे पहुंचने से पहले गुम हो जाता है, लेकिन ए और बी को इसके बारे में नहीं पता कि उनका कार्गो शिप गुम हो चुका है, तो वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने के कारण ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कहती है एन एररनस ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ अ थिंग्स विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन जहां पर आपने गलती से एरनस ओपिनियन, किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म कर ली है, एज टू वैल्यू ऑफ द थिंग, वैल्यू ऑफ द थिंग मतलब किसी चीज की वैल्यू के, प्राइस के रिगार्डिंग, तो वहां पर आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मानी जाएगी, वहां पर आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मानी जाएगी अगर आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी है।
कोई मिस्टेक कर दिया आपने एज टू मैटर ऑफ फैक्ट किसी चीज की वैल्यू के रिगार्डिंग, तो वहां पर वो मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। अब है मिस्टेक एज टू लॉ। मिस्टेक एज टू लॉ क्या इफेक्ट डालता है, ये है ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा बिकॉज इट वॉज कोज्ड बाय ए मिस्टेक एज टू लॉ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण कोज हुआ है। मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण कोज हुआ है। जो लॉ इंडिया के अंदर फोर्स में था, लेकिन अगर कोई लॉ इंडिया के अंदर फोर्स में नहीं है, इंडिया के अंदर लॉ फोर्स में नहीं है और इंडिया में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वहां पर कोई आपका मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाती है उस दूसरी कंट्री के लॉ के रिगार्डिंग, तो वो मिस्टेक आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानी जाएगी इंडिया के अंदर। वो गलती आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानी जाएगी इंडिया के अंदर, और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ना होके वॉइड हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ना होके वॉइड हो जाएंगे। अब सेक्शन 22 में बात करता है कॉन्ट्रैक्ट कोज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अगर किसी एक पार्टी के द्वारा कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा merely because it is caused by one of the party to it being under a mistake as to matter of fact। कि अगर किसी एक पार्टी ने मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक के कारण किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कल बना के भेज दूंगा आपको।